कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। नमस्कार। हमारे राहुल भैया इस तरह की बातें कहते रहते हैं, उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी मजबूत है, तो ताकत ने शक्ति को हरा दिया या शक्ति ने ताकत को हरा दिया, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट से बहुत लोगों को बहुत शांति मिली होगी। मेरे हिसाब से कर्नाटक का रिजल्ट पूरी तरह से डबल का मीठा है। तो डबल रोटी को मीठा करके बनाया जाता है, वो डबल का मीठा है। अब ये डबल का मीठा यहाँ कैसे रेलिवेंट है, वो ये है कि भाजपा की सीटें आधी हो गई हैं। 104 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार वो 65 पर गिरे हैं। जेडीएस की सीटें भी आधी हो गई हैं, पिछली बार 37 मिली थी, इस बार 22 पे आ गए हैं। और कांग्रेस की सीटें पिछली बार 80 थी, इस बार करीब डबल होके 136 या 35 पे आ गई हैं। तो ये हर चीज डबल हो गई है, या तो उल्टी तरफ से या सीधी तरफ से। तो अब इस रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दूसरे स्टेट्स पर क्या पड़ेगा और दूसरे स्टेट्स के लीडर क्या सोच रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि साउथ, जैसा कि हम जानते हैं, वहां पर बीजेपी को अपने पैर जमाने में बहुत मुश्किल आ रही है। कोई भी स्टेट उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। तमिलनाडु, केरला, अब कर्नाटक, आंध्रा में हालत अलग ही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र भी हार के वो जीत चुके हैं। और सिवाय एक गोवा जो कि साउथ इंडियन स्टेट नहीं है, वहां पर छोड़कर बीजेपी कहीं भी सफल नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में ममता का क्या कहना था? ममता का कहना है कि तानाशाही के खिलाफ ये वोट दिया गया है, जैसा कि हमारे यहाँ हुआ था। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अब कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कर्नाटक के रिजल्ट से बीजेपी सहम जाएगी। हमारे लिए रेलिवेंट बात क्या है? हमारे लिए कर्नाटक के रिजल्ट का छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि निर्जीव से जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं कांग्रेस के ईडी रेड्स के बाद से, उनमें थोड़ी जान आ जाएगी और वो इस बात से प्रभावित हैं अब उनके जीतने के चांस हैं। छत्तीसगढ़ में पहले से ही कांग्रेस सोच रही कि शायद वो जीतेगी, और अब क्योंकि अपने सारे प्रयासों के बाद भी वहां पे प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी है, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी शायद इस बात को लेकर उत्साहित हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है कि बौखलाहट में शायद ईडी की कार्रवाई अब और तेज हो जाएगी। तो जो काम इन्हें अभी तक आराम से चल रहा था, 6-8 महीने से चल रहा था, वो अब शायद जल्दी रिजल्ट देने लग जाएगा। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर ही आप कुछ बड़ा कारनामा यहां पर देखेंगे ईडी के द्वारा। तीसरी चीज यह है कि जब करप्शन इतना बड़ा मुद्दा था कर्नाटक में कि वहां 40% की सरकार गिराने के लिए लोगों ने वोट किया, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? भाजपा चाहेगी कि 2000 करोड़ के करप्शन की बात दब ना पाए, और अगर दब जाती है तो ये लोकल भाजपा की नादानी समझिए। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो आप जरूर ध्यान से सुने और इसे याद रखिएगा। इस इलेक्शन से मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं, और आप आश्चर्य बिल्कुल नहीं करिएगा कि वो तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री बनकर उभरे, अगर भाजपा 2024 में हार जाती है या उसे कम सीटें मिलती हैं मेजॉरिटी से। अगर 240-250 भाजपा को और ऑपोजिशन को इतनी ही सीटें मिलती हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत मजबूत दावेदार के रूप में उभरेंगे। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी शायद इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर वो तीसरे मोर्चे के कन्वीनर के रूप में ही काम कर पाएंगे। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे जीत कर वहां पहुंचेंगे, तो शायद 2-3 ही दावेदार होंगे, नीतीश कुमार और खड़गे और शायद ममता,
इस तरह की जिनके पास भी सीटें सबसे ज्यादा होंगी वही दावेदार होंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं, भले वो 80 पार हो चुके हों। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।